एवरीवन, वेलकम टू लाइव सिल्प एकेडमी। लाइव सिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी हूं आपका। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका यूज लगभग 80 to 90% जो सिलेबस है आपका ना, उसमें यूज है। हमने पढ़ा था अभी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसमें भी आप देखिए रेशियो का यूज होता है। परसेंटेज चैप्टर है, उसमें भी रेशियो आता है। फ्रैक्शन में भी रेशियो आता है। तो रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर आप पढ़ोगे, उसमें भी रेशियो का यूज है, प्रोपोर्शन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को, अदरवाइज इसका नुकसान आपको अगले आने वाले बहुत से चैप्टर में उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ओके, सो चलिए अपना शुरू चैप्टर करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो अगर आपको समझ में आ गया तो प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है, वो आपको फ्री है, मतलब समझ में आ जाएगा। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। अब आप बोलोगे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया रेशियो के डेफिनेशन से। तो देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए दो आदमी हैं, राम और श्याम। राम का वेट सपोज कीजिए 50 केजी है और श्याम का वेट क्या है, 70 केजी है। तो अगर मुझे रेशियो निकालना हो राम और श्याम का वेट का, तो कितना आएगा, 50/70 केजी। देखिए दोनों का यूनिट जो है, यूनिट सेम है। वही यहाँ पे कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब वो सेम काइंड होना चाहिए, मतलब उनका यूनिट सेम होना चाहिए, ताकि वो मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 5/7 आएगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी ले सकता हूं, 5:7। और ये जो आप सिंबल देख रहे हो इस टू का, इसी को हम बोलते हैं रेशियो। यही रेशियो का सिंबल है, रेशियो का साइन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट अगर 5:7 दिया है, आप देखिए, आप दो क्वांटिटीज अगर दी हुई हैं विथ देयर यूनिट्स, तो आप उनका रेशियो निकाल सकते हो। बट आपको अगर राम और श्याम का रेशियो दिया हुआ है 5:7, तो क्या आप इस दो रेशियो के, सिर्फ रेशियो दिया है, राम इस टू श्याम दिया है 5:7, तो क्या आप इस रेशियो से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रेशियो उनके वेट का है या उनके पास जो मनी है उसका है? नहीं कर सकते हो आप। यहां से यहां आना, मतलब क्वांटिटी से रेशियो में आना इजी है, लेकिन अगर आपको रेशियो दिया है तो क्वांटिटी तक आप नहीं जा पाओगे जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे, क्योंकि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता। 5:7 दिया है, 5:7 क्या बतला रहा है? रेशियो मतलब क्या है कि सिर्फ कंपैरिजन बतला रहा है कि अगर राम के पास कोई भी चीज 5 के मल्टीपल में है, तो श्याम के पास वही चीज 7 के मल्टीपल में है। मतलब राम के पास अगर 5 1-1 रुपए का नोट है, तो श्याम के पास 7 1-1 रुपए का नोट होगा। अगर राम के पास 5 एप्पल है, 5 टाइम्स ऑफ एप्पल, तो श्याम के पास 7 टाइम्स ऑफ एप्पल है। राम के पास 5 कार्स है, तो श्याम के पास 7 कार्स है। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये मतलब होता है रेशियो का। ओके, आई होप आपको कुछ बेसिक समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इतना बेसिक से अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर आपने स्कूल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए ये हमने पढ़ा। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ और चीजें हम पढ़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में, वो आपको पता होना चाहिए कि द रेशियो ऑफ ए नंबर ए टू अनदर नंबर बी। जैसे अभी मैंने क्या पढ़ा था, 5:7। सपोज कीजिए मैंने इसको a/b से क्या कर देता हूं, इक्वेट कर देता हूं,
तो यहाँ पे एक्चुअली रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप रेशियो को। जो फ्रैक्शन होता है, द रेशियो ऑफ ए टू अनदर नंबर बी इज ए फ्रैक्शन ए बाई बी, उसको फ्रैक्शन में ए बाई बी भी लिखते हैं, और उसी को ए इज टू बी भी लिखते हैं। तो बी जो होता है वो आपका क्या होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, और हमें पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है, अदरवाइज वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें देखिए, इस अगर रेशियो आपका ए इज टू बी दिया है, तो अगर आपसे कहता कि फर्स्ट टर्म ए है, अगर फर्स्ट टर्म सपोज कीजिए ए है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, बी होगा। तो जो रेशियो में जो पहले लिखा होगा, मतलब जो न्यूमरेटर में होगा, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसका एक नाम और होता है क्या, उसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। और जो डिनोमिनेटर में होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट। ठीक, तो देखिए, ए रेशियो इज सेड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स टू टर्म्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन टर्म 1। मतलब एक रेशियो, जैसे ये क्या है, रेशियो है, तो ये रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों है, क्योंकि ये दो को प्राइम नंबर है, 5 और 7 दो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा रखा है, को प्राइम नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या हो, 1 हो। जैसे 5 और 7 में HCF 1 है। क्या 4 और 8 जो है वो रेशियो है, नहीं, ये रेशियो है, लेकिन क्या ये रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं है। क्यों, 4:8 को अगर मैं दोनों को, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, 4 और 8 का, वो क्या है, 4 है। तो अगर मैं दोनों को HCF से डिवाइड कर दूं तो 1:2 आएगा, और 1:2 क्या है, रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशियो दोनों है, 4:8 भी है, 1:2 भी है, लेकिन 1:2 जो है वो रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़िए, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। जो रेशियो होता है दो क्वांटिटीज का, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता है, मतलब इट हैज नो यूनिट्स इन इटसेल्फ, उनके कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे सर यूनिट्स कैसे नहीं होते हैं, अभी आपने पढ़ाया था, अभी यहाँ पे पढ़ाया था 50 kg, केजी है, 50 kg क्वांटिटी का यूनिट है, ये क्वांटिटी, अभी ये क्वांटिटी है, अभी ये रेशियो नहीं है। इस 50 kg और 70 kg का ही तो रेशियो 5:7 आ रहा है। तो क्या 5:7 अगर मैंने रेशियो लिख दिया, तो क्या इससे आप बता पा रहे हो कि ये, कि अगर मैंने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है राम इज टू श्याम 5:7, तो क्या 5:7 से आप पता कर लोगे कि ये केजी का ही रेशियो दिया होगा, नहीं बता सकते हैं। सिर्फ रेशियो से हम नहीं बता सकते हैं, क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एग्जामिनर को देना पड़ेगा, तभी हम रेशियो से उसका, उन दोनों क्वांटिटी का यूनिट को हम बता पाएंगे। तो इट हैज नो यूनिट इन इटसेल्फ। अब देखिए, एक होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, वो क्या होता है, देखिए, अगर मैं कहता हूं A:B, अगर देखिए ABCD, अगर ये 4 नंबर है, अगर इनको मुझे रेशियो में, ये रेशियो में कब होगा, देखिए ये, इसको इसको आप भूल लो, अभी सपोज करो कि, चलिए दोबारा बताता हूं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। देखिए, मैंने कहा कि A:B एंड B:C, इसमें कौन कौन से क्वांटिटी का हम यूज कर रहे हैं, A, B, C, 3 टर्म है इसमें, सिर्फ 3 टर्म है ABC। तो ये 3 टर्म आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएंगे, प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं, कब कहलाएंगे, जब ये रेशियो, जब A:B, A और B का रेशियो और B और C का रेशियो आपस में इक्वल हो। ये एक्चुअली जो होता है ना, ये होता है आपका प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, ये हो गया आपका प्रोपोर्शन का साइन होता है। और प्रोपोर्शन का साइन का, अगर मैं कहूं कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग होता है मतलब इक्वालिटी।
मतलब A/B इक्वल B/C अगर हो जाए तो ABC जो तीन टर्म है वो आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B इक्वल टू B/C, मतलब B² इक्वल टू AC, मतलब B क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC। ओके, और हमें पता है कि सिंस ये तीन टर्म है रेशियो के, तो b कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि B² अगर आपने AC लिखा तो b या तो प्लस रूट AC होगा या b इक्वल टू माइनस रूट AC होगा। लेकिन सिंस ये एक रेशियो में क्या होता है, रेशियो में जो टर्म होता है वो हमें क्या बताता है, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कभी निगेटिव नहीं होता, निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं होता कंपैरिजन में। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया, हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वही बताया जो अभी मैंने बताया। और हाँ, और यहाँ पे जो b होता है, जैसे B² AC आ गया, तो b क्या होता है आपका, मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसका एक नाम है, याद रखिएगा, मीन प्रोपोर्शनल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मीन प्रोपोर्शनल। चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। अभी मैंने आपको बताया क्या, कि जब दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कि वो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में। अभी मैंने बताया कि जैसे A/B है और सपोज कीजिए C/D आ जाए, ठीक, ये क्या है, ये है प्रोपोर्शन का साइन। तो ये प्रोपोर्शन तभी, प्रोपोर्शन ये दो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में तभी होंगे, ये दो रेशियो है, रेशियो 1 A/B, दूसरा रेशियो है A/C, ये आपस में प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब A/B इक्वल क्या हो जाए, C/D, मतलब A/B जो है वो हो जाए C/D। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि AD इज इक्वल टू BC। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कि वो दो रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, अगर वो दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। वही पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी नंबर्स ABC एंड D आर इन प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू, मतलब द फर्स्ट टू टर्म का जो रेशियो है इज इक्वल टू दैट ऑफ द लास्ट टू, बाकी के जो दो लास्ट दो टर्म है उनके पहले दो टर्म का रेशियो और बाकी का दो टर्म का रेशियो, बाकी के लास्ट के दो टर्म के रेशियो आपस में प्रोपोर्शन तभी होंगे जब वो दोनों रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। मतलब A/B इक्वल C/D अगर होता है तो ही वो चारों नंबर क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। और इसमें जो बीच के पहले जो और आखिरी टर्म होता है उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म, क्योंकि वो एक्सट्रीम होते हैं, पहले पे होते हैं, और एक देखिए A B C D, ये एक एक्सट्रीम एंड पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पे है, ये एक राइट एक्सट्रीम एंड है, टर्म है। ए कौन सा टर्म है, ABCD नंबर में चार नंबर दिए हुए हैं, तो ए कौन सा टर्म है, लेफ्ट एक्सट्रीम वाला टर्म, डी कौन सा है, राइट एक्सट्रीम वाला टर्म। तो यहां से नाम रख दिया गया कि ये एक्सट्रीम टर्म्स हैं, और बी और सी बिल्कुल मिडिल में है ए और डी के, तो इनका नाम रख दिया गया मिडिल टर्म। बहुत सिंपल है। अब हम लास्ट आ गया यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड का हम क्वेश्चन लगभग मैथमेटिक्स में हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस हम इससे करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम जो मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं वो यूनिटरी मेथड है या क्या है। जैसे देखिए, द मेथड ऑफ फाइंडिंग द मेथड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, the method of finding first the value of one article from the value of the given number of article and then the value of the required number of article is known as the unitary method। अब आप बोलोगे सर ये इंग्लिश में लिखा है, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से बताइए। तो चलिए हमें एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, ठीक। एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूँ यूनिटरी मेथड का, अभी मैं ये क्वेश्चन करूंगा, लेकिन मैं यूनिटरी मेथड का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे
जैसे मान लीजिए कि 5 मैंगो हैं, 5 मैंगो का कॉस्ट जो है वो है ₹70 है। 5 मैंगो का, सॉरी यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, 5 मैंगो का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹70 का है। तो 12 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आप सबने किया होगा। तो आप बोलोगे 5 मैंगो का कॉस्ट 70 है, तो 1 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा? ₹70/5 हो जाएगा। दोनों साइड क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से कितना आएगा, ₹1 का कॉस्ट कितना आ गया, ₹1 का कॉस्ट आ गया ₹14। तो अगर ₹1 का कॉस्ट 14 है, तो आप इधर भी क्या कर दीजिए, ₹12। फिर 12 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा, ₹14 इंटू 12 कर दीजिए, ₹168 आपका आंसर आ गया। तो अभी जो मैंने जिस तरीके से, जिस मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसी मेथड को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, सो आई होप आपको यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर जितने मैंगो, अगर कुछ मैंगो दिया है, कि कुछ मैंगो का, गिवन मैंगो का रेट दिया हुआ है, और जितने मैंगो का रेट मुझे फाइंड करना है, उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मैंगो का रेट फाइंड कर लेंगे, और जितना मैंगो दिया है उतना नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। इसमें क्या दिया है कि आपका A:B दिया है 7:9, ठीक, B:C दिया है 14:9। तो देखिए इसके मैं आपको दो या दो से ज़्यादा तरीके बताऊंगा कि कैसे A और C का रेशियो निकालना है। अगर A:B दिया है आपका 7:9 और B:C दिया है 14:9, तो आप देखिए इन दो रेशियो में, रेशियो 1 R1 मतलब रेशियो 1 और R2 मतलब रेशियो 2, इन दो रेशियो को अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों रेशियो में एक टर्म कॉमन है, दैट इज बी टर्म कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला रेशियो हो या दूसरा रेशियो, बी टर्म अगर कॉमन है तो बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, बी की वैल्यू तो सेम होगा। तो b को सेम हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। अब यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो A:B कितना आ गया, 14 7 जा 98, 49 जा 126। सिमिलरली यहाँ B:C कितना आ गया, 49 जा 126, 9 जा 81। तो क्या अब मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, तीनों टर्म का जो है, तीनों टर्म के जो रेशियो है, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 19:126:81। क्वेश्चन ने पूछ रहा है A:C कितना होगा, तो A:C होगा 98:81, A:C आ गया। लीजिए आपका आंसर आ गया डी, मतलब फोर्थ आपका ऑप्शन क्या आ गया, आंसर आ गया। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि काफी लेंदी तरीका है। अब इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि जल्दी कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए, चलिए A:B कितना दिया है, 7:9, फिर क्या दिया है 14:9, ऐसे लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे लिख लीजिए A:B:C। अब यहाँ पे 9 से खत्म हो रहा है तो 9 होगा, यहाँ 14 है तो यहाँ भी आप 14 लिख दीजिए। 14 7 जा 98, 14 9 जा 126, 9 9 जा 81। लीजिए आपका आंसर आ गया। A:C मतलब 98:81। अब बताइए, मात्र 5 से 10 सेकंड में आंसर आ गया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन ट्रिक है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें चार चार टर्म है, A, P, C एंड D। अब कैसे करेंगे, अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक तरीका, पहला क्वेश्चन का जो मैंने पहला तरीका बताया था कि A:B निकाल लेंगे 2/3, B/C दिया है 3/5,
C/D दिया है आपका 4/7। तो क्या यहाँ पे हम ये करेंगे कि अच्छा दो टर्म के बीच में B दिया है तो B को कॉमन कर दे। वैसे यहाँ पे B तो कॉमन है ऑलरेडी, लेकिन मान लीजिए कॉमन नहीं होता तो पहले यहाँ पे हम B को कॉमन करेंगे, फिर B को कॉमन करने के बाद पहले 3 टर्म का रेशियो आएगा, फिर वहां पे हम C, पहले यहां से A/B/C का रेशियो आएगा। एक्चुअली क्या आ रहा है 2:3:5 आ गया, और यहाँ पे C/D दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, C कॉमन है। तो यहाँ पे मुझे दोनों टर्म में C कॉमन है तो C को मुझे दोनों में इक्वल करना होगा, लेकिन ये तो बहुत लेंदी तरीका होगा। तो क्या मुझे ऐसे करना है? नहीं करना है। स्टूडेंट हमें क्लास में हमें एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। तो हमारे पास जितने भी मार्केट में एक से एक ट्रिक्स अवेलेबल हैं, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक, वो मैं सारे ट्रिक्स आपको बतलाऊंगा। इवन मैं आपको वो ट्रिक्स पढ़ाऊंगा जो आपने कभी कहीं नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नहीं, आप अगर इस वीडियो कोर्स को आप देखो तो इस वीडियो कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कम से कम घंटे में आप पढ़ के बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही डिसेंट स्कोर कर सकते हो। आप इवन आप टॉपर भी बन सकते हो मैथ में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। मैंने ऐसे इस वीडियो कोर्स को डिजाइन किया है, बट डिपेंड करता है आपकी, आप इस वीडियो को कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो इस वीडियो कोर्स में, उतनी ज्यादा आपको ये वीडियो कोर्स आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए A/B/C/D दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2:3, फिर क्या दिया है 3:5, फिर दिया आपका 4:7। यहाँ पे 3 पे ये एंड हो रहा है पहला रेशियो, तो यहाँ होगा 3, यहाँ भी 3, ये 5 से एंड हो रहा है, इसको 5 कर दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 होगा। अब यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये भी 4 कीजिए, ये भी 4 कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ रहा है? हमें C/D निकालना है ना, तो सिर्फ C और D पे निकालते हैं, पूरा A भी नहीं निकालते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है वही हमें निकालना है। सॉरी, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, A/B/C/D निकालना है, तो हमें सब निकालना होगा। 4 3 12, 12 2 24, 3 3 9, 9 4 36, 5 3 15, 15 4 60, 5 3 15, 15 7 105। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया। तो स्टूडेंट ऑप्शन में जो आपका रेशियो दिया हुआ है ना, वो रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और जो मैंने सॉल्व किया है वो रेशियो अभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इस नंबर को देखो तो ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है। 8 3 26, 12 3 36, 20 इंटू 3 60, और यहाँ 3 डिवाइड कर दिया। अगर आपने 105 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 35। आंसर में क्या आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक 116 है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक, और वो जो 3 पार्ट दिए उनका रेशियो क्या, 1:1/4:1/5, ठीक। अब इस रेशियो में दिया है, लेकिन सबसे पहले हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो का, मतलब जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर टर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिया है इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 20, तो 20 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20:5:4, मतलब 116 को 3 टर्म ए, बी और सी में डिवाइड किया जा रहा है, जहां पे ए 20 है, 20 टाइम्स ऑफ समथिंग है, तो बी 5 टाइम्स ऑफ दैट थिंग एंड सी इज द 4 टाइम ऑफ दैट थिंग। तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 29। तो अगर 29 की वैल्यू कितनी है 116, 29 यूनिट का, ठीक, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 29 4 आएगा। अभी जो मैं कर रहा हूं कि 29 यूनिट का दे रखा है 116, इससे मैंने 1 यूनिट निकाल लिया। अभी मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं,
यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। 1 यूनिट आ गया। लेकिन क्या पूछ रहा है कि मिडिल टर्म की वैल्यू कितना है। मिडिल टर्म क्या है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, दैट विल बी 20। सो आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। अब इसको देखिए, कह रहा है कि फाइंड दी थर्ड प्रोपोर्शन। अब एक बात बताइए कि आपको कितने टर्म दिए, 1 और 2, और क्या पूछ रहा है कि तीसरा तीसरा टर्म क्या होगा प्रोपोर्शन में। एक बात बताइए एक बात बताइए कि 3 टर्म आपको दिए हैं, और 3 टर्म मुझे अगर प्रोपोर्शन में लिखना है, वो 3 टर्म प्रोपोर्शन में हो आपस में, तो कैसे लिख सकते हैं, A:B कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर 3 टर्म आपको दिए हैं और 3 टर्म आपस में क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, आपस में प्रोपोर्शन में हो, तो क्या कब हो सकते हैं, जब वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो। तो A:B, अगेन B:C। तो मतलब अगर A/B है और B/C है, यहां से जो मिडिल टर्म होगा B² इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, पहला टर्म है x² माइनस वाई स्क्वायर A इंटू C निकालना है मेरे को, और मिडिल टर्म क्या है, x माइनस वाई B, इसका स्क्वायर कर दे। तो C यहाँ से क्या आएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से आपका C कितना आ गया, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सो आपका जो थर्ड टर्म है प्रोपोर्शन का, वो कितना होगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12a³ 9x² एंड 16x² a4। क्या निकालना है आपको, इन तीनों का। अगर ये 3 हैं तो मुझे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो क्या होगा, A², अगर 4 टर्म थे A B C D आपस में क्या है प्रोपोर्शन में, तो क्या कहेंगे हम, AD इज इक्वल टू BC। मतलब जो एक्सट्रीम टर्म, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मिडिल टर्म। अगर ऐसा है तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर 4 टर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो चारों के चारों टर्म आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ओके, चलिए, तो मिडिल टर्म कौन कौन सा है आपका, 9 और 16a²। फोर्थ टर्म तो हमें फाइंड करना है, तो 12a³ इंटू, जिसको फाइंड करना मैंने उसको क्या मान लिया, उसको मैंने कैपिटल T मान लिया, और मिडिल टर्म है एक 9xa² है, और दूसरा है आपका 16x² a⁴ है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, a³ बचा, a³ यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा a⁴ और जब आप यहाँ कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, a⁴ बच जाएगा। तो t कितना आ गया आपका, 3 इंटू 4 12 a³ और x³ आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो 12 a³ x³ मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। शुड बी एडेड टू 10 14 16 एंड 22 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। मतलब आपको कह रहा है कि 10, सपोज कीजिए कि 10 14 16 एंड 22 में क्या ऐड किया जाए जिससे कि ये चारों क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में। मतलब प्रोपोर्शन का मतलब है 10/14 प्लस एक्स इक्वल टू 16 प्लस एक्स अपॉन 22 प्लस एक्स, ये चीज़ कह रहा है ये। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 प्लस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। ओके,
अब यहाँ देखिए 220 हो जाएगा और 10x प्लस 22x 32x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 16 10 जा 160 16 4 जा 64। तो ये हो जाएगा 224 प्लस 16 प्लस 14 30x एंड एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2x आपका कितना हो जाएगा 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। मतलब अगर सभी नंबर में 2 हम ऐड कर दें तो ये चारों का चारों जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोपोर्शन में। ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ए ब्रास इज 13:7। रेशियो ऑफ जिंक है 13:7 है। कह रहा है कि हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ ब्रास। जिंक कितना होगा 100 kg ब्रास में। द रेशियो ऑफ जिंक, हाउ मच जिंक विल बी देयर इन द ब्रास। अब ये देखिए रेशियो है जिंक और कॉपर का, तो 13 प्लस 7 कितना होता है 20। एक्स इक्वल टू मैंने क्या एज्यूम कर लिया 100। एक्स की वैल्यू कितना आ गया 5। हमें निकालना क्या है जिंक, मतलब 7x, तो 7 5 जा 35, मतलब 35 kg होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आइए अगर सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। जिंक और कॉपर कितने में है, जिंक और कॉपर जो है जो उसका रेशियो है कितना है 5:3 है। इन 200 ग्राम ऑफ एलॉय, 200 ग्राम ऑफ एलॉय में कितना है जिंक और कॉपर का रेशियो 5:3। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। कह रहा है कि कितना कॉपर मुझे ऐड करना होगा इस एलॉय में सो दैट जो कॉपर और जिंक का रेशियो है 3:3 क्या हो जाए 5 हो जाए। अब आप ऑब्वियस सी बात है आपने कॉपर ऐड किया है, तो जिंक जो पहले था आपके पास एलॉय में वही उतना ही अमाउंट ऑफ जिंक आपके पास फाइनल भी होगा, फाइनल एलॉय में। इनिशियल एलॉय में जितना जिंक होगा वही उतना ही जिंक आपके फाइनल एलॉय में होगा। क्यों? क्योंकि आपने जिंक को ना जिंक निकाला है ना जिंक को आपने डाला है, कॉपर को आपने डाला है ऐड किया है। तो कॉपर का जो क्वांटिटी है, कॉपर की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। तो दोनों रेशियो में हम क्या करते हैं, जिंक को इक्वल करने के लिए पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे रेशियो को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनिशियल रेशियो अब कितना हो जाएगा 15:9 और फाइनल रेशियो हो जाएगा 15:25। ओके, हमें पता है कि 15 प्लस 9 कितना होता है 24 यूनिट। 24 यूनिट का वैल्यू है 200 ग्राम और जिंक को हमने कितना ऐड कर दिया 9 से 25 मतलब 16 यूनिट। तो अगर 24 यूनिट का वैल्यू 200 ग्राम है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। 8 टू जा 16, ये कितना हो जाएगा 133.33 ग्राम, मतलब कितना हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, मैंने क्या किया कि इसमें कॉपर का जो रेशियो है, मैंने कॉपर की जो क्वांटिटी है उसको उसको मैंने क्या कर दिया, सॉरी जिंक की जो क्वांटिटी है, जिंक की क्वांटिटी सिंस मैंने ना जिंक की क्वांटिटी को क्वेश्चन में ना ऐड किया जा रहा है ना हटाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने फाइनल रेशियो में और इनिशियल रेशियो में जो जिंक की जो क्वांटिटी है उसको इक्वल करने के लिए इनिशियल रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया और फाइनल रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वो है आपके इनकम के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की जो मंथली इनकम है, ठीक, इनकम इक्वल टू क्या होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम मैंने सपोज कर लिए, मान लीजिए 500x ले लिया और दूसरे का 600x ले लिया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो, 500x लो अपॉन 600x लो, रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो अभी भी 5:6 है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ एक्सपेंडिचर को मैंने 300y मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा 400y।
और पहले का सेविंग कितना है 1800 ए का, और बी का सेविंग कितना है 1600। ठीक, अब देखिए, अब ये जो 600 लिखा है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 600x, या इसको छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली करना क्या है कि ये जो 500x इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा 3000x। तो उससे क्या होगा कि ये कितना हो जाएगा 3000x, ये भी 3000x हो जाएगा, मतलब दोनों का इनकम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो 6 3 जा 18y जो है प्लस 18 6 जा 108 इक्वल टू 200y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2800। फिर यहाँ से देखिए 200y आ गया। अगर मैं मुझे निकालना है 400y तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 5600। और b का इनकम पूछा है तो 5600 प्लस 1600 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7200। दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी है, 5:7 है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, अगर 9 मैं दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दूं, 9 मैं दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या कह रहा है इनका रेशियो जो है वो 7:11 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें कितना है डिफरेंस 2 का, देखिए उन दोनों का डिफरेंस तो इनिशियल भी सेम रहेगा और फाइनल भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर में से ए और बी दोनों नंबर में से मैं सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब सेम नंबर मतलब दोनों नंबर ए और बी से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसीलिए ए और बी के बीच जो इनिशियल डिफरेंस रहेगा वही फाइनल डिफरेंस भी रहेगा, मतलब 9 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी उनके बीच वही डिफरेंस रहेगा। 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस है, तो मैं इसको इन दोनों रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ए और बी कितना हो जाएगा 10:14, so ये हो गया -9, ये हो गया -9, ये हो जाएगा 7:11। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 7 11 के बीच 4 डिफरेंस है, और यहाँ 10 और 14 के बीच भी 4 डिफरेंस है। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दी नंबर। अब एक बात बताइए 14 से 11 हो गया, 3 यूनिट क्या हो गया मैंने कम किया, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू जो 3 यूनिट कम हुआ वो किसकी वजह से कम हुआ है, वो 9 को सब्ट्रैक्ट करने की वजह से कम हुआ है। तो यहाँ पे यूनिट कितना आ गया 3। ओके, और क्या पूछा डिफरेंस बिटवीन द नंबर, उन दोनों के ए और बी के बीच डिफरेंस कितने का है 4 यूनिट का है, 4 3 या 12। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर, मतलब मिल्क इज टू वाटर कितना है 7:3 है। टू मेक दिस रेशियो 2:1, कह रहा कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना में ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वाटर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब मिल्क इनिशियली भी सेम है, और मिल्क वाटर ऐड करने के बाद फाइनल मिल्क जो अमाउंट है वो इनिशियली भी सेम रहेगा फाइनली भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ना हमने वाटर को ऐड किया है ना हमने वाटर को रिमूव किया है, जिसकी वजह से वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या है इनिशियली एज वेल एज फाइनली सेम है। तो मैं क्या करूंगा इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रेशियो को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट वॉट मिल्क का अमाउंट क्या करने के लिए कांस्टेंट करने के लिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 14:7, मतलब देखा जाए तो ये 14 प्लस 6 कितना होता है 20 यूनिट की वैल्यू कितने है 80 लीटर, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 6 से 7 वाटर पहले 6 यूनिट था अब 7 यूनिट हो जा रहा है, तो कितना यूनिट ऐड हुआ है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू है 4, तो 4 लीटर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हैं। आप बार बार देखिए वीडियो, अगर समझ में नहीं आता है तो चीज़ों को बार बार देखने से
आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। आइए आइए हम सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि दो एलॉय हैं गोल्ड और कॉपर के, उनको प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग मेटल इन 7:2 रेशियो। मतलब जो पहला एलॉय है और दूसरा एलॉय है, जो पहला एलॉय है उसमें गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो 7:2 है। दूसरा एलॉय जो गोल्ड गोल्ड और कॉपर का जो दूसरा एलॉय है उसमें 7:11 रेशियो में उसको मिक्स किया जा रहा है। कह रहा है कि इफ ईच क्वांटिटीज ऑफ द एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय, मतलब दोनों एलॉय की इक्वल क्वांटिटी। अभी ये 9 यूनिट है, ये 18 यूनिट है, तो मुझे इस पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आएगा, 14:4। ये हो गया 7:11। इसका भी सम हो गया 18 यूनिट, इसका भी सम हो गया 18 यूनिट। अब इन दोनों सम एलॉय को मिलके हम क्या बना रहे हैं, थर्ड एलॉय, जिसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना होगा, गोल्ड हो जाएगा, इसमें गोल्ड कितना है 14 यूनिट और इसमें 7, 14 + 7 21 यूनिट गोल्ड है, और कॉपर है 11 + 4 15 यूनिट क्या है आपका, कॉपर है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो गोल्ड और कॉपर कितना होगा, 7:5 होगा, 7:5। तो पहला ऑप्शन ए क्या होगा, इसका 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। आप चीजों को आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि दोनों में कह रहा है कि दोनों जो क्वांटिटी है एलॉय का वो क्या है, इक्वल क्वांटिटी है। दोनों एलॉय को हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उनकी जो यूनिट्स हैं उनको मैंने सेम कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि देयर इज ए रेशियो 5:6 बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स ए और बी के बीच रेशियो कितना है, 5:6। कह रहा कि इफ 45, मान लीजिए कि पहला नंबर मैंने 500x ले लिया, कह रहा कि 45% ऑफ 500x जो है वो है 112.5, मतलब 225/2। और ये कितना हो जाएगा, 5x इंटू 45 इक्वल टू 225/2, और x कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो कह रहा है कि 55%, बी कितना हो जाएगा 600x मतलब 1/2, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 300, और 300 का पूछ रहा है कि 55.7% कितना होगा, तो 55.7/100 इंटू 300, ये कितना हो जाएगा, 7×21 का 2, 5×15 to 17 का 1, 16, 167.1 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बी जो सेकेंड ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन आई होप क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन इसका ट्रू होगा। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of the price of two houses A and B was 5:6। जैसे दो हाउस हैं ए और बी, उनका जो रेशियो था लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जो उनके प्राइस के जो रेशियो थे दो हाउस के, वो 5:6 थे। दिस ईयर द प्राइस ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ए को मैंने 500 ले लिया और बी को 600 ले लेता हूँ मैं। ओके, तो इसका जो रेट है, जो प्राइस है वो 20% से बढ़ जाता है, और बी का जो प्राइस है वो 50,000 से बढ़ता है। तो अगर सपोज कीजिए ये 600x हो गया और ये 500x, तो ये कितना हो जाएगा, 600x प्लस 50,000, 50,000 से बढ़ता है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500x प्लस 20%, मतलब ये हो जाएगा 600x, और जो b है वो हो जाएगा 600x प्लस 50,000। अब कह रहा है कि जो उनके प्राइसेस का जो रेशियो है अगले साल ये 9:10 के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 9 है और ये 10 है, तो एक यूनिट ज़्यादा है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया है, देखिए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू है 600, और यहाँ पे 10 यूनिट का जो वैल्यू है वो है 600 प्लस 50,000।
तो अगर 10 यूनिट की वैल्यू 600 प्लस 50,000 है, तो एक यूनिट इस 600 से, ये 600 प्लस कितना हो रहा है, प्लस कितना है, कितना ज़्यादा है, ये 50,000 ज़्यादा है। और यहाँ पे 10 यूनिट है, तो 9 यूनिट से 10 यूनिट कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो वो एक यूनिट का वैल्यू है कितना, 50,000। अब कह रहा है कि ए का जो प्राइस है वो कितना होगा। तो अभी ए का प्राइस कितना है, 9 6 जा, मतलब अगर मैं अभी की बात करूं, 9 6 जा 54, मतलब अभी अगर 600 की जो वैल्यू होगी, 600x की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 50,000। ओके, तो पूछा क्या जा रहा है कि 500x की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 50,000, 50 के लिख दिया, अपॉन 600 इंटू 500, ये हो गया डबल जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 इंटू 25, 25 के, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 125 के, तो ये कितना हो जाएगा, 3,75,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,75,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज डिवाइडेड एमंग ए बी सी, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, मुझे नहीं पता है, मैंने उसको एज्यूम कर लिया 100x, उसको ए बी और सी, उसको ए बी और सी तीन लोगों में डिवाइड किया जाता है। और इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जो सी है वो a/3 के बराबर है, सॉरी, सी गॉट, क्या लिखा है, सी गॉट 1/3 एज मच एज a प्लस बी गॉट, तो सी जो है वो a प्लस बी का कितना है, 1/3 है, और a गॉट हाफ ऑफ वॉट बी एंड सी, तो बी और सी का आधा ए है। तो अब पूछ रहा है कि ए बी और सी का रेशियो कितना होगा। तो इसको 100x को रहने देते हैं, मैं मान लेता हूँ कोई एक सर्टेन अमाउंट है, आप 100x ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो 3c इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा, b प्लस सी। ठीक। तो एक बात बताइए कि अगर मैं सपोज कीजिए ए और, क्या पूछ रहा है, ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, इसमें ए और सी का रेशियो, तो अगर मैं यहाँ पे ए ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a के बराबर। और यहाँ पे अगर मैं सी ऐड कर दूं तो ये यहाँ पे भी मुझे सी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से 4c होगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 3a हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 4c इक्वल टू 3a। तो a अपॉन सी कितना हो जाएगा, ए अपॉन सी हो जाएगा 4/3, 4/3, 4:3 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट जो है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन इन ए ऑफिस, मतलब एक ऑफिस में मेन और वीमेन की जो रेशियो है वो है 7:9। इफ द नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन इन द ऑफिस इज 189, मतलब ये जो 9 जो वीमेन है, वो उसकी जो 9 यूनिट है ये वीमेन का, उसकी वैल्यू है 189। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। अब क्या कह रहा है कि देन, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 21। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन इन द ऑफिस। तो टोटल मेन एंड वीमेन कितने यूनिट है, 7 + 9 16 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 21, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 21, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 20 + 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 32 + 16, 336 आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेशियो है नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन का इन एन ऑफिस में वो 7:9 है। और कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन, अगर जो वीमेन की जो वर्किंग वीमेन जो मतलब वीमेन है,
अब ऑफिस में जो वीमेन होंगी वो काम करेंगी, ऐसा तो है नहीं कि बैठ के वहाँ खाना बनाने के लिए है। अगर वो खाना भी बनाती हैं तो भी वो वर्किंग वीमेन है। तो ऑफिस में जो भी मेन और वीमेन वो कौन होते हैं, वर्किंग होते हैं। तो कह रहा है कि जो वर्किंग वीमेन है वो 189 है। तो 189 मतलब जो 9 यूनिट है वीमेन का, ये वीमेन का क्या है 9 यूनिट। अगर 7 यूनिट है मेन तो 9 यूनिट क्या है वीमेन है उस ऑफिस में। तो इस 9 यूनिट का वैल्यू है 189। तो यहां से मैंने निकाल लिया कि 1 यूनिट वीमेन का कितना हो जाएगा 21। और टोटल मेन और वीमेन कितने यूनिट हैं टोटल मिला के मेन और वीमेन का है 16 यूनिट। तो 21 को मैं 16 से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 336। तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, पहला ऑप्शन जो है मेरा, जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। अब सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 5451 5451 को 5 मेन 6 वीमेन और 3 बॉयज, तीन इनमें क्या करते हैं, इस मनी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5 मेन में 6 वीमेन हैं और 3 बॉयज, सब में हमने क्या पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अगर एक मैन होता, एक वीमेन है और एक बॉयज है, तो उनके बीच मैंने 8:5:3 के रेशियो में क्या कर दिया, मनी को डिस्ट्रीब्यूट। मतलब अगर सपोज कीजिए अगर एक आदमी होता, एक औरत होती और एक लड़का होता, एक बॉय होता, तो अगर 8 रुपया मैं मेन को देता हूं तो 5 रुपए मैं वीमेन को दूंगा और 3 रुपीज मैं बॉयज को दूंगा। लेकिन मेरे पास कितने मैन है, 5 मैन है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वीमेन कितना है 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बॉयज कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 8 5 जा 40, 6 5 जा 30, 3 3 जा 9। तो टोटल 5 मेन 6 विमेन और 3 बॉयज को जो पैसा मिलेगा वो किस रेशियो में होगा, 40:30:9 में। मतलब सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, टोटल सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 79 यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि रेशियो का अपना कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैंने यू ले लिया। यूनिट क्या है नहीं पता है मेरे को। वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम रुपीज की बात कर रहे हैं, तो जो यूनिट होगा ना इस रेशियो का वो रुपीज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 79 यू कितना हो जाएगा 55451 के बराबर। तो यहाँ से जो यू आएगा 1 यू कितना हो जाएगा 79, 79 6 जा 9 से जा 54 का 5, 7 से जा 42, 47। हाँ, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 6। और यहाँ पे कितना होगा 545 माइनस 474, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7, 71 हो जाएगा 71। और 1 तो ये कितना होगा 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, ये 9 टाइम्स में जाएगा। ये कितने बन जाएगा 9 टाइम्स में। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 69। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल बॉयज। तो 60 शेयर कितना है 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 69 इंटू 9, 9 9 जा 81 का 8। अब देखिए 81 आ गया ना, मतलब मुझे पता है कि जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। तो आप ध्यान से देखिए पूरे चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन में यूनिट प्लेस क्या है 1, और वो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। तो यहां से बिना सॉल्व किए, बिना एग्जैक्ट वैल्यू 9, बिना एग्जैक्ट वैल्यू निकाले हुए मैं सिर्फ यूनिट प्लेस से मैंने क्या निकाल दिया, अपना आंसर। तो इससे मैंने क्या कर लिया, 2 4 सेकंड 5 सेकंड अपना सेव कर लिया। तो एग्जाम में 5 5 सेकंड 2 2 सेकंड, सेकंड मतलब कहने का मतलब है कि सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 99,000 रुपीज जो है वो क्या है, उसको ए बी सी 3 लोगों में हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए बी सी, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए और बी कितना है 3:7 है।
एंड द शेयर ऑफ बी इज 5/7 द शेयर ऑफ सी, मतलब बी कितना है 5/7 ऑफ सी। तो बी और सी में क्या रेशियो आ गया 5:7। तो बी और सी में क्या रेशियो है 5:7। अब सबको सेम करने के लिए ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। तो ए बी और सी का ये रेशियो आ गया। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये है आपका 34 का, 34 यूनिट का। और ये सारे जो रेशियो है इनका सम कितना आएगा 50 + 49, मतलब ये 99 यूनिट जो है। इन तीनों रेशियो ए बी सी का रेशियो का सम करूंगा तो 99 यूनिट आएगा, और 99 यूनिट इज इक्वल टू 99,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 1000। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 34,000। अपना जो पहला ऑप्शन है वो क्या होगा ट्रू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बार बार बोला है आपसे कि वीडियो को पॉज करके पहले आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, और अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उस केस में आपको वीडियोस को बार बार देखना है। ओके, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है क्लास में। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये चीज़ें बताई थी। आई होप आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ रहे होंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हैं 4:3। मान लीजिए वो स्टूडेंट है A:B, उनके बीच रेशियो है 4:3। वन इज ओल्डर देन द अदर बाई 10 ईयर्स। अच्छा, मतलब ए जो है वो 10 साल बड़ा है, मतलब ए कितना यूनिट ज्यादा है बी से 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 10 ईयर। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता है कि यंगर स्टूडेंट बी है, और बी का एज कितने के बराबर है 3 यूनिट के बराबर। 3 मतलब 30 ईयर्स हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। इनकम की बात आ गई। क्या है इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब ये इनकम सुरेश का है, ये है राकेश का। क्या है इनकम का रेशियो 5:4। मैंने क्या मान लिया 5x 4x, और उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 3y 2y। इफ ईच सेव 6,000 रुपीज, दोनों अगर दोनों 6,000 सेव करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया 5x - 3y = 4x - 2y। यही हो गया। तो सुरेश का इनकम पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा x = y। x और y आपस में क्या है इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 5x = 3y की जगह मैं 3x लिख सकता हूं प्लस 6,000। तो x की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 3,000। और हमें पता है कि सुरेश का जो इनकम है वो कितना है 5x है, 5 × 3,000, मतलब ये कितना हो जाएगा 15,000। सेकेंड ऑप्शन ट्रू होगा। तो आप क्वेश्चन को देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। मेरा अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि सर किसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन को सर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी ट्राई करना है, आपको भी वही काम करना है। ओके, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, जितना ज्यादा जहां से भी क्वेश्चन मिले इंटरनेट से या हमारा जो स्टडी मटेरियल है उन्हें उनसे क्वेश्चन कीजिए। और क्वेश्चन को एक बार नहीं 4-5 बार कीजिए, बार बार कीजिए, इतनी बार कीजिए कि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखो तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए विद इन सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ा, पेन आपका चलने लगे। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सोचना पड़ता है कि मुझे इसमें करूं क्या करूं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आपकी तैयारी इस लेवल का होना चाहिए कि एग्जाम में आप बैठे हो, आपने क्वेश्चन पढ़ा वहीं सॉल्व कर दिया, फिर पढ़ा फिर सॉल्व कर दिया। आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोच नहीं रहे हो कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इनफैक्ट आपने इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि क्वेश्चन को देखते ही आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया।
आपका टाइम सोचने में वेस्ट नहीं हो रहा है। आपका जो भी एग्जाम में टाइम है, वो टाइम क्वेश्चन को आप सॉल्व करने पे लगा रहे हो। तो एक अच्छा बच्चा या एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सोचे ना, वो इतनी प्रैक्टिस कर ले कि क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए उससे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक अच्छा स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट कभी क्वेश्चन को सोचता नहीं है एग्जाम में। घर पे तो बहुत सोचता है, बहुत दिमाग लगाता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, लेकिन जब एग्जाम में बैठता है तो उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि उसे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द एज ऑफ राधिका, राधिका का जो एज है, देखिए राधिका और सन का रेशियो कितना है, 4:1 है। सो कह रहा है कि 5 years एगो, मतलब -5, 5 year एगो राधिका वॉज 9 times एज ओल्ड एज हर सन। तो राधिका का करेंट एज कितना होगा, करेंट एज है राधिका का वो कितना होगा। अब एक बात बताइए कि अगर राधिका अपने बेटे से 5 साल पहले 10 साल बड़ी है, तो 10 साल बाद या कभी भी, जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं ए और बी, तो अगर ए जो है अगर 10 years का है और बी 5 years का है, इनके एज के बीच गैप कितने का है, 5 years का है। आज की बात कर रहा हूं। तो आज से मान लीजिए 20 साल बाद, आज से 20 साल बाद जो इनके इनके एज के बीच का जो गैप है, मतलब एज जो अभी 20 से 5 साल बड़ा है, वो 20 साल बाद भी एज जो है वो 20 से 5 साल ही बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर 20 साल बीत गया तो 20 साल में ए का एज 20 साल बढ़ जाएगा और बी का भी एज 20 साल बढ़ जाएगा। तो उनका जो डिफरेंस है एज का, वो तो सेम ही रहेगा हमेशा। देखिए 20 साल बड़ा हो गया, इसमें ऐड कर दीजिए, 20 इसमें ऐड कर दीजिए। तो आज से 20 साल बाद एज ए की जो एज है वो 30 years हो जाएगी और बी की जो एज है वो 25 years हो जाएगी। तो 20 साल बाद भी देखिए ए जो है वो बी से 5 years क्या है, ओल्ड है, ओल्ड है, वो बड़ा है। तो मुझे करना क्या है, अब लोग साहब करना क्या है, अब करना ये कि अभी इनके बीच कितना डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। और 5 साल पहले यहाँ पे डिफरेंस कितना दिखा रहा है, 8 का दिखा रहा है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, ताकि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम यूनिट हो जाए। तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, ये राधिका और उसका सन का क्या है, आज का क्या है, रेशियो है। और 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3। अब देखिए 32 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 27, वेरी गुड। 8 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट कर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि राधिका का जो प्रेजेंट एज है वो कितना होगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 32। राधिका का एज कितना होगा, 32 होगा। राधिका का जो करेंट एज है, राधिका का जो करेंट एज है वो कितना होगा, 32। द प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू पर्सन्स आर 33 एंड 45 years। तो दो पर्सन है, सपोज कीजिए एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, और उनका जो एज वो कितना है, एक का 33 years है, दूसरे का 45 years है रिस्पेक्टिवली। मतलब इसी ऑर्डर में पहले का एज कितना है 33, और जो बाद वाले का एज होगा, बी का एज होगा 45। आफ्टर एक्स ईयर क्या हो रहा है कि आफ्टर एक्स ईयर जो रेशियो है एजेस में वो कितना होता है, ए और बी के जो एज का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, बाद में वो हो जाता है 3:4 रेशियो में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दी वैल्यू ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। एक बात बताइए कि इनिशियली ए और बी के बीच कितने का डिफरेंस था, बी जो था ए से कितना बड़ा था, आप बोलोगे सर 12 years। तो अगर बी ए से 12 year आज बड़ा है, तो हमेशा बी जो है वो ए से 12 year ही बड़ा रहेगा, वो हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो यहाँ कितना होता है 36 और ये हो गया 48। इसका मतलब कि x ईयर के बाद a का एज हो जाएगा 36 ईयर्स और आपका जो b है b का एज कितना होगा 48 ईयर्स। 45 में मैं कितना ऐड करूंगा जिससे कि मेरा एज कितना हो जाए 48 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 3 ईयर्स, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 ईयर्स। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आप देखिए कि a में हमने कितना ऐड किया, हमने x ऐड किया, तो मतलब a में x ऐड किया या 33 में आप कितना ऐड करोगे जिससे आपको 36 ईयर्स एज मिलेगा। आप बोलोगे सर 33 ईयर्स में 3 साल और ऐड कर दें तो हमारा जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5। मान लीजिए दो नंबर दिया है, उसका रेशियो कितना है 4:5 है। तो अगर मैं पूछूं a और b जो नंबर वो नंबर क्या होगा, अगर a 4x है तो b मैंने मान लिया b को मैंने मान लिया 5x। और क्या कह रहा है कि उनका एलसीएम। अच्छा ये बताइए कि ये जो 4 है वो क्या है, 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दो नंबर का जो एलसीएम होता है ना वो क्या होता है, वो एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, दोनों में 4 का, दोनों ये 4 के मल्टीपल है। देखिए किसी भी नंबर में अगर आप एचसीएफ कॉमन ले लोगे, दो या दो नंबर से उनका अगर एचसीएफ कॉमन ले लोगे, किसी भी नंबर दो या दो नंबर से ज्यादा अगर आप एचसीएफ कॉमन ले लोगे तो उनके बीच जो भी नंबर बचेगा वो आपस में को प्राइम कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए, एक है 15 और एक है आपका 35 ले लेता हूं मैं, ठीक। अब मैं इन दोनों का एचसीएफ कितना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 7। तो दोनों नंबर में क्या कॉमन है, आपका 5 कॉमन है। तो अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा 7, 3 और 7। अब ये 3 और 7 क्या है, आपस में को प्राइम नंबर। तो एचसीएफ इंटू ये को प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होता है 3 × 7। तो ये जो आपका आएगा ना, ये क्या आ रहा है, ये आपका एलसीएम आ गया 15 और 35 का। तो सिमिलरली 4x में और 5x में मैंने उनका एचसीएफ कॉमन ले लिया, अब 4 और 5 बच गया। तो 4 और 5 क्या है आपका, 4 और 5 आपका को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर का जो आपका एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे x होगा और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 5 या 20। तो ये जो 20x आ गया ना, ये 20x ये 4x और 5x का एलसीएम हो गया, और यही 20x जो है ये दिया हुआ है 120 के इक्विवेलेंट। तो x यहां से क्या आएगा, x आपका आ गया 6। अब x आपका 6 आ गया, पूछ रहा है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर हो गया 9x, x कितना है 6, 9 6 या 54, तो आपका आंसर कितना आ गया 54 आ गया। तो सम ऑफ नंबर कितना आ गया 54। सिमिलरली यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है, एक है आपका 4x तो दूसरा कितना है 7x, क्यों, उनका रेशियो दिया हुआ है 4:7। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना होगा, x होगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। तो x कितना दे रखा है 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ध्यान से पढ़िए, एचसीएफ 18 दिया है, मतलब आपका x कितना आ गया 18 आ गया। अब सम ऑफ नंबर पूछ रहा है, तो इन दोनों नंबर का सम कितना होगा 7x + 4x मतलब 11x, x क्या है 18, 11 × 18 हो जाएगा 891, 198 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब आप देखिए, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम चैप्टर में, अगर आपने नंबर सिस्टम चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम होगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो सीक्वेंस को ब्रेक मत कीजिए। मतलब अगर आप रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, पहले नंबर सिस्टम, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलना है अगर आप वीडियो कोर्स का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं तो। ओके,
सो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द एनुअल इनकम्स ऑफ अमित एंड वीरू कितने हैं? 3:2 है। मतलब इनकम दिया हुआ है, हमें पता है इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो अगर अमित है और ये वीरू है, अमित और वीरू को क्या है, जोड़ी है, तो इनका अगर एनुअल इनकम का रेशियो 3x और 2x है, रेशियो 3:2 है तो मैंने 3x और 2x ले लिया, और इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5y और 3y ले लिया मैंने। और ये क्या बोल रहे हैं कि इनका जो सेविंग है वो कितना है, 1000 है, 1000 है। ठीक, अब यहां से देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 2x माइनस 3y इक्वल टू 1000 हो जाएगा। ये यही होगा ना। इस पहले इक्वेशन को मैं क्या ले सकता हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल टू 1000, और दूसरे इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपका, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1000। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू 2y, मतलब x कितना आ गया आपका, 2y आ गया। तो जैसे ही x की जगह 2y पुट करोगे पहले वाले इक्वेशन में, तो 3x कितना हो जाएगा, 6y इक्वल टू 5y प्लस 1000। यहां से y कितना आ गया आपका, 1000। अब पूछा क्या है कि एनुअल इनकम, अमित का इनकम कह रहा है, अमित का इनकम कितने बराबर है, ये जो है एनुअल इनकम का रेशियो है, तो अमित का जो रेशियो है एनुअल इनकम है वो है 5y प्लस 1000। 5y, y की वैल्यू कितनी है, 1000 प्लस 1000, मतलब टोटल आपका 6000 जो होगा वो अमित का एनुअल इनकम होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, P और Q हैव मनी इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब वही उनका P और Q है, 3:2 है उनके पास जो मनी है, जो उनके पास पैसा है वो 3:2 के रेशियो में है। तो अगर ये कहता है कि जैसे मान लीजिए इसको मैंने 3x ले लिया, इसका मतलब Q कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कहता है कि अगर 3x माइनस 5 और 2x प्लस फाइव क्यों, क्योंकि P क्या करता है, 5 रुपया अपना निकाल के 5 रुपया अपना किसको दे देता है, Q को दे देता है। तो ऑब्वियस सी बात है Q की जो वैल्यू होगी Q की वो 5 से बढ़ जाएगी। तो पहले Q की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2x थी। अब बाद में वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 5। पहले P की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 3x माइनस 5। तो बाद में बढ़ के जो, सॉरी, पहले 3x थी, तो बाद में P की वैल्यू 5 रुपये से घट जाएगी, 3x माइनस 5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनका रेशियो 1 है, मतलब 3x माइनस 5 जो है वो 2x प्लस 5 के बराबर है। तो यहां से अगर आप x सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। अब पूछ रहा है कि इनिशियली उनके पास कितना पैसा था, तो इनिशियली P के पास 3x था, Q के पास 2x था, मतलब 30 रुपीज एंड 20 रुपीज रेस्पेक्टिवली P और Q के पास थे। तो 30 और 20 सिर्फ ऑप्शन 3 में है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नंबर ऑफ एक्स इन 3 बास्केट, 3 बास्केट दिया हुआ है। आप इमेजिन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, इमेजिन करना होता है कि 3 बास्केट आपके पास पड़े हुए हैं, और 3 बास्केट में जो नंबर ऑफ एक्स है वो 4:5:6 में, मतलब कि अगर बास्केट ए है, बी है, सी है, तो अगर ए में नंबर ऑफ बास्केट सपोज कीजिए 4x है, तो बी में 5x है, और सी में 6x है। अब कह रहा है कि इन विच रेशियो, किस रेशियो में नंबर ऑफ एग्स को पहले 2 बास्केट में हम इंक्रीज करें, सो दैट, इस प्रकार से कि जो बाद का रेशियो है वो कितना हो जाए, 6:5:4। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना मुझे x लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं, विद इन सेकेंड। 4:5:6 है, बाद में नंबर ऑफ x क्या किया जा रहा है, पहले 2 बास्केट में ऐड किया जा रहा है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जा रहा, तीसरे बास्केट में, बास्केट सी में कुछ भी ऐड नहीं किया जा रहा, कोई भी एक्स्ट्रा एक्स को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। और इसमें सपोज कीजिए हमने एक्स को ऐड कर रहे हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, 5 से 5:4। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो बास्केट सी है उसमें कोई भी एग हमने ऐड नहीं किया, तो मैं क्या करता हूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस पूरे रेशियो को 6 से, क्यों, ताकि जो सी का इनिशियल रेशियो है और फाइनल रेशियो है वो क्या हो सके, सेम हो सके, क्योंकि सी में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16:20:24 हो गया, यहां से 36:30:24 हो गया। तो इनिशियली भी 24 था आपका सी में, और फाइनली भी सी का रेशियो कितना है, 24 ही है। अब लेकिन ए में कितना बढ़ गया रेशियो, 20 यूनिट बढ़ गया, और बी में कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। तो 2:1 रेशियो से हमें क्या करना होगा, ए और बी के रेशियो को इंक्रीज करना होगा। ओके, सो 2:1 आएगा आपका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट इक्वल टू, एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, अमाउंट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। अमाउंट जो होता है, यहां पे क्या दिया है कि इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स इज 112.5 रुपीज। क्या कहता है कि आपके, सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 1 रुपीज के नोट हैं, ठीक, 1 रुपीज है के नोट हैं, और आपके पास 50 रुपीज के भी नोट हैं, कि कॉइन्स हैं आपके पास, और आपके पास उस बैग में 25 पैसे के भी क्या है, कॉइन्स हैं, और किस रेशियो में है, 8:5:3, इस रेशियो में है। और ये रेशियो है, तो ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ये रेशियो किसका है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। अब क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो है, ये जो तीनों बॉक्स में, सॉरी, जो एक बॉक्स में थ्री डिफरेंट डिनोमिनेशन है कॉइन के, उनके नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 8:5:3 के रेशियो में है, और उनका अमाउंट अगर हम पूछे तो क्या बताओगे आप, अमाउंट होगा सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, वैल्यू कितना है। सपोज ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, तो एक्चुअल में नंबर ऑफ, सबसे पहले हमें देखिए निकालना क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, वो 8x होगा, 5x होगा और 3x होगा, ठीक, और वैल्यू कितना है सभी को, एक कॉइन का, ये 1 रुपीज का है ना, तो ये 1 रुपीज का है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5x को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये इनकी क्या है, वैल्यू है। अब ये जो आ गया ना, ये रुपीज में आ गया। अब आप बोलो सर 1/4 क्यों, 1/4 रुपीज, क्योंकि हमें अमाउंट रुपीज में दिया हुआ है, रुपीज में, इसीलिए 50 पैसे को हम रुपी में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 पैसा कितना होता है रुपी में, 1/2 रुपी। 25 पैसे कितने होते हैं रुपी में, 1/4 रुपी। तो इनको अगर आप ऐड कर दीजिए तो आई थिंक 8×4 = 32x, 5×2 = 10x, और 3x अपॉन 4 हो जाएगा, इक्वल टू 225/2। और इसको अभी मैं सॉल्व करूं, एक मिनट, इसको भी मैं सॉल्व करता हूं। ओके, मैं अभी इसको रब कर देता हूं, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, ये 42, मतलब 45x/4 जो है वो 225/2, या इसको मैं 450/4 लिख सकता हूं। 4 से 4 कैंसिल, 45 10 जा 450, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 5x, मतलब 50। तो 50 कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन है, 50 कॉइन है, 50 कॉइन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने जो एक क्वेश्चन किया है अभी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के। वैसे अभी तक आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस।
हमें स्टूडेंट ऐसे तैयारी करना है कि हमें वर्स्ट केस के लिए भी रेडी रहना है। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी आ जाए तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। इस पर्पज से हमने इस वीडियो कोर्स को डिजाइन किया है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो कोर्स को अगर आपने या किसी ने भी अच्छे से देख लिया तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा 110%। हर्षित बॉट 20 kg ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस। हर्षित जो है वो 20 kg ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस परचेज करते हैं। और इसमें कहा जाता है कि जो इसमें वाटर और पल्प का, आपको पता ही होता है कि ऑरेंज में क्या होता है, एक लिक्विड होता है और लिक्विड के अलावा भी कोई होता है जिसको हम पल्प बोलते हैं। तो वो जो लिक्विड है इसको हमने वाटर बोल दिया, तो वाटर और पल्प की जो रेशियो है वो 4:1 है। और कहा जा रहा है कि वेन हिज सन, अब हर्षित ने सपोज कीजिए ऑरेंज खरीद लिया, संतरे खरीद लिए, लेकिन उसके उनके बेटे ने क्या किया, उसको क्रश कर दिया ऑरेंजेस को। ठीक, क्रश कर दिया मतलब दाब दिया, दबा दबा दिया। तो दबाने से क्या हो गया कि वो जो लिक्विड है या जो वाटर है ऑरेंजेस में वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब जो रेशियो है वाटर और पल्प का वो कितना हो गया, वो हो गया 3:2। अब आपको पता है कि वाटर, जो वाटर या लिक्विड जो है ऑरेंजेस में वो वेस्ट हुआ है। पल्प की जो क्वांटिटी है इनिशियली और फाइनली, पल्प की जो क्वांटिटी है इनिशियली, पल्प की क्वांटिटी इनिशियली और फाइनली वो तो सेम होगा, अभी भी सेम है, इनिशियली भी सेम था, अभी भी सेम होगा। तो एक काम करते हैं, इस रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 8। आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पल्प का इनिशियली भी रेशियो 2 था रेशियो में और फाइनली भी क्या रखा है हमने 2 रखा है। तो यहाँ पे 8 + 2 10, इस 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 kg। कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट वाज वेस्टेड, कितना अमाउंट वेस्ट हो गया। ठीक, अब एक बात बताइए, इनिशियली कितना था 20 kg था, फाइनली कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 10 kg है तो 5 यूनिट का वैल्यू, सॉरी, एक यूनिट का वैल्यू अगर 2 kg है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 kg। मतलब आपके पास पल्प, मतलब ऑरेंज कितना था, वाटर प्लस पल्प जो था वो 20 kg था और फाइनली कितना केजी हो गया 10 kg हो गया। मतलब हमने 10 kg, उसके बेटे ने, हर्षित के बेटे ने 10 kg जो वाटर था, जो लिक्विड था ऑरेंज में, उसको क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। सो ये था हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर। और हमने जितना भी है कॉन्सेप्ट या जितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे वो हमने सारे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में कर लिया।